आज की कहानी का शीर्षक है बर्नौली। सन 1700 की शुरुआत में यूरोप में विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा था। न्यूटन और लाइबनिज जैसे महान वैज्ञानिकों की खोजों ने पूरी दुनिया में नई सोच पैदा कर दी थी। इसी दौर में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने ये समझाया कि बहता हुआ पानी और तेजी से चलती हवा किस प्रकार व्यवहार करती है। यही बालक आगे चलकर डैनियल बर्नौली कहलाया। डैनियल बर्नौली का जन्म 8 फरवरी 1700 को नीदरलैंड्स के ग्रोनिंगेन शहर में हुआ। उनका परिवार मूल रूप से स्विट्जरलैंड के बासेल का रहने वाला था। बर्नौली परिवार उस समय पूरे यूरोप में गणित के लिए प्रसिद्ध था। परिवार के कई सदस्य महान गणितज्ञ थे और विज्ञान में उनका बड़ा योगदान था। डैनियल के पिता योहान बर्नौली स्वयं अपने समय के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञों में गिने जाते थे। उन्होंने न्यूटन और लाइबनिज के विकसित किए गए कलन यानी कैलकुलस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डैनियल के चाचा जेकब बर्नौली भी विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ऐसे वातावरण में डैनियल का बचपन बीता, जहां गणित केवल एक विषय नहीं बल्कि परिवार की पहचान था। हालांकि डैनियल की रुचि बचपन से ही गणित और प्रकृति के रहस्यों में थी, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे चिकित्सा की पढ़ाई करें। उस समय चिकित्सकों को अच्छी प्रतिष्ठा और आय मिलती थी, इसलिए पिता को लगा कि यह उनके बेटे के लिए बेहतर भविष्य होगा। डैनियल ने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए चिकित्सा की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनका मन हमेशा गणित और भौतिकी की ओर खींचता रहा। वे खाली समय में गणित की समस्याएं हल करते, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते और यह समझने की कोशिश करते कि प्रकृति के नियमों के अनुसार काम करती है। कुछ वर्षों बाद उनका परिवार फिर से बासेल लौट आया। वहां डैनियल को यूरोप के श्रेष्ठ शिक्षकों और विद्वानों के संपर्क में आने का अवसर मिला। उन्होंने चिकित्सा के साथ साथ गणित और भौतिकी का भी गहराई से अध्ययन जारी रखा। डैनियल का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता अत्यंत प्रतिभाशाली थे, लेकिन वे अपने पुत्र से भी असाधारण उपलब्धियों की अपेक्षा रखते थे। कई बार दोनों के बीच वैज्ञानिक विचारों को लेकर मतभेद भी हो जाते थे। फिर भी डैनियल ने अपने अध्ययन और शोध पर पूरा ध्यान केंद्रित रखा। चिकित्सा की पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने मानव शरीर में रक्त के प्रवाह का अध्ययन किया। यहीं से उनके मन में एक विचार आया, यदि रक्त नसों में बहता है, तो क्या उसके प्रवाह को भी गणित और भौतिकी के नियमों से समझा जा सकता है? यही प्रश्न आगे चलकर उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शोधों में बदल गया। डैनियल केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थे, वे प्रयोगों में भी गहरी रुचि रखते थे। वे पानी के बहाव, हवा की गति और द्रवों के व्यवहार का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते थे। उस समय वैज्ञानिक उपकरण सीमित थे, फिर भी उन्होंने अपने अवलोकनों से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने शुरू कर दिए। युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते डैनियल ने गणित, चिकित्सा और भौतिकी तीनों क्षेत्रों में अच्छी पकड़ बना ली थी। अब वे केवल छात्र नहीं रहे थे, बल्कि एक ऐसे शोधकर्ता बन चुके थे जो प्रकृति के नियमों को गणित की भाषा में समझना चाहते थे। यही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें एक ऐसे सिद्धांत तक ले गई जिसने विमान, जहाज, पाइपलाइन, चिकित्सा उपकरण और आधुनिक इंजीनियरिंग की नींव को मजबूत किया। दुनिया आज इसे बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौलीज प्रिंसिपल के नाम से जानती है। लेकिन इस महान खोज तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें वर्षों तक अध्ययन, प्रयोग और कठिन परिश्रम करना पड़ा। सन 1725 में रूस की महारानी कैथरीन प्रथम ने सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित नई रूसी विज्ञान अकादमी में यूरोप के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया। डैनियल और उनके बड़े भाई निकोलस बर्नौली को भी वहां काम करने का निमंत्रण मिला। दोनों भाइयों ने यह अवसर स्वीकार किया और रूस की यात्रा पर निकल पड़े। उस समय रूस विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करना चाहता था। नई अकादमी में आधुनिक शोध को बढ़ावा दिया जा रहा था। डैनियल को लगा कि यहाँ उन्हें अपने विचारों को विकसित करने का बेहतर अवसर मिलेगा। लेकिन रूस पहुंचने के कुछ ही समय बाद एक दुखद घटना घटी। उनके भाई निकोलस गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और कुछ ही महीनों में उनका निधन हो गया। इस घटना ने डैनियल को गहरा आघात पहुंचाया। वे बिल्कुल अकेले पड़ गए, फिर भी उन्होंने अपने शोध कार्य को नहीं छोड़ा। रूस में रहते हुए उन्होंने चिकित्सा का कार्य भी किया और साथ ही गणित तथा भौतिकी पर लगातार शोध करते रहे। उनका विशेष ध्यान द्रवों के व्यवहार पर था। वे ये जानना चाहते थे कि जब पानी या कोई अन्य द्रव बहता है, तो उसकी गति, दबाव और ऊर्जा के बीच क्या संबंध होता है। उन्होंने अनेक प्रयोग किए, अलग अलग आकार की नलियों में पानी बहाकर देखा, उसके दबाव में होने वाले परिवर्तन को समझा और परिणामों की तुलना गणितीय समीकरणों से की। धीरे धीरे उन्हें यह महसूस हुआ कि बहते हुए द्रव की कुल ऊर्जा लगभग स्थिर रहती है।
यदि किसी स्थान पर द्रव की गति बढ़ती है तो उसका दबाव घट जाता है, और यदि गति कम होती है तो दबाव बढ़ जाता है। यह विचार उस समय बिल्कुल नया था। अधिकांश लोग मानते थे कि तेज गति का अर्थ अधिक दबाव होगा, लेकिन डैनियल ने प्रयोगों के आधार पर इसके विपरीत निष्कर्ष प्रस्तुत किया। इसका उपयोग हवाई जहाज के पंख, हेलीकॉप्टर, वेंचुरीमीटर, स्प्रे बोतल, परफ्यूम स्प्रे, कार्ब्यूरेटर, बंसन बर्नर, एटोमाइजर में किया जाता है। चिमनी में धुएं का ऊपर उठना, क्रिकेट और फुटबॉल में गेंद का स्विंग होना इसी का एग्जाम्पल्स है। आज विमान उड़ाने के विज्ञान यानी एरोडायनामिक्स का एक महत्वपूर्ण आधार यही सिद्धांत है। रूस में बिताए गए वर्षों के दौरान उन्होंने अपने सभी प्रयोगों, गणनाओं और निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप से लिखना शुरू किया। कई वर्षों की मेहनत के बाद उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हाइड्रोडायनामिका तैयार हुई, जो 1738 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक ने द्रव गतिकी यानी फ्लूइड डायनामिक्स के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। इसमें डैनियल ने पहली बार स्पष्ट रूप से समझाया कि किसी बहते हुए द्रव में दबाव, वेग और ऊंचाई एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यही संबंध आगे चलकर बर्नौलीज प्रिंसिपल यानी बर्नौली का सिद्धांत कहलाया। उन्होंने इस पुस्तक में बताया कि किसी बहते हुए द्रव की कुल यांत्रिक ऊर्जा 3 भागों में विभाजित होती है: दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यदि घर्षण को नगण्य माना जाए तो इन तीनों ऊर्जाओं का योग स्थिर रहता है। आज ये पुस्तक द्रव गतिकी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिनी जाती है और इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा अभी भी पढ़ी जाती है। डैनियल बर्नौली ने 1738 में विचार प्रस्तुत किया कि गैस किसी निरंतर पदार्थ से नहीं बनी होती, बल्कि उसमें असंख्य सूक्ष्म कण होते हैं। उन्होंने कहा कि ये कण लगातार हर दिशा में गति करते रहते हैं। जब ये पात्र की दीवारों से टकराते हैं तब दाब यानी प्रेशर उत्पन्न होता है। यदि कणों की गति बढ़ेगी तो तापमान और दाब दोनों बढ़ेंगे। उस समय परमाणुओं और अणुओं का प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं था, इसलिए उनके विचारों को तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। लगभग 100 वर्ष बाद जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, लुडविग बोल्ट्जमान और रुडोल्फ क्लोसियस ने इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाकर आधुनिक काइनेटिक थियरी विकसित की। इसलिए डैनियल बर्नौली को गैसों के गतिज सिद्धांत का प्रारंभिक प्रवर्तक माना जाता है। डैनियल बर्नौली ने मानव शरीर में रक्त के प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन किया और यह समझाने का प्रयास किया कि रक्त नसों में किस प्रकार बहता है। उन्होंने पहली बार द्रव गतिकी के सिद्धांतों का उपयोग मानव शरीर में रक्त प्रवाह को समझाने में किया। आज बायोफिजिक्स तथा हृदय विज्ञान यानी कार्डियोवास्कुलर साइंस में इसी प्रकार के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। डैनियल बर्नौली ने गणित के कई क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, मैकेनिक्स, मैथमेटिकल एनालिसिस में योगदान दिया। उन्होंने कई जटिल समस्याओं के समाधान दिए और यूरोप की अनेक वैज्ञानिक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किए। इसी बीच वे स्विट्जरलैंड के बासेल विश्वविद्यालय लौट आए और वहां शरीर विज्ञान यानी एनाटॉमी, वनस्पति विज्ञान तथा बाद में भौतिकी के प्रोफेसर बने। उन्होंने अध्यापन के साथ साथ शोध कार्य भी जारी रखा। दुर्भाग्य से उनके जीवन का एक सबसे कठिन अध्याय तब शुरू हुआ जब उनके अपने पिता योहान बर्नौली के साथ उनके संबंध और अधिक खराब हो गए। दोनों ने एक ही वैज्ञानिक प्रतियोगिता में भाग लिया और दोनों को समान सम्मान मिला। पिता ये बात स्वीकार नहीं कर पाए कि उनके पुत्र को उनके बराबर माना गया। इस घटना के बाद दोनों के संबंध लगभग टूट गए। फिर भी डैनियल ने कभी अपने शोध का मार्ग नहीं छोड़ा। उनका लक्ष्य केवल प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं था, बल्कि प्रकृति के नियमों को समझना और मानव ज्ञान को आगे बढ़ाना था। 17 मार्च 1782 को स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।